Dear student, good morning. Welcome Physics by SKG classes. Myself Dr. SK Gupta. आज हम इस वीडियो में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पार्ट सेकेंड, जिसमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो IIT जैम और CSIR नेट JRF में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म का मतलब होता है कि वाटर सरफेस पर अगर ऑयल की ड्रॉप डाल दिया जाए तो वाटर सरफेस पर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। उस लेयर पर जैसी सनलाइट इंसिडेंट होती है तो उस लेयर में कलर अपीयर हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड थिन फिल्म। सो बबल्स जो होते हैं, अगर वो एयर में उड़ते हैं और सनलाइट में जाते हैं तो इंटरफेरेंस की वजह से उस सो बबल्स में कलर अपीयर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थिन फिल्म। थिन फिल्म को हम ऐसे भी तो बता सकते हैं कि थिकनेस ऑफ द फिल्म इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म। अगर थिकनेस ऑफ द फिल्म इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ तो दैट इज कॉल्ड थिक फिल्म, नॉट ए थिन फिल्म। ठीक, तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, टू अंडरस्टैंड interference in thin film, first of all we have to understand some basic concept like Stokes principle and optical path। यानी कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को समझने से पहले हमारे दो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 स्टोक्स प्रिंसिपल एंड नंबर 2 ऑप्टिकल पाथ। देखिए, स्टोक्स प्रिंसिपल का मतलब है, मैं थोड़ा आउटलाइन दे दूं। जब कोई लाइट डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज पाई एंड पाथ λ/2 चेंज होता है। हम एक मैकेनिक्स में एक रूल पढ़ते हैं, एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि डेंसर है, ठीक, और एक बाइसिल वाला है, ठीक, वो रेयर है। अब क्या होगा, द बाइसिल वाला उस ट्रक से कोलाइड करता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में गिरता है। तो सिमिलर, जब कोई लाइट किसी डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज चेंज जो होता है वो पाई एंड पाथ डिफरेंस जो होता है वो λ/2। अगर मैं कहूँ कि लाइट किसी रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें फेज चेंज जो होता है वो 0 एंड पाथ डिफरेंस इज 0। सबसे पहले बात आती है कि सर रेयर मीडियम क्या होता है। रेयर मीडियम मतलब है ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम, और डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। अब स्टोक्स प्रिंसिपल क्या है समझो। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स प्रिंसिपल, एक लाइट बीम विच इज इनिशियली पासिंग थ्रू a rare medium reflect back into the same rare medium from denser medium, suffering sudden phase change of pi और path change of λ/2। अभी मैंने आपसे कहा था, जब कोई लाइट डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज चेंज जो होता है वो पाई एंड पाथ डिफरेंस जो होता है वो λ/2। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो है स्टोक्स प्रिंसिपल वो क्लियर हो गया। ठीक, अब ये डायग्राम से समझिए, ये एक डेंसर सरफेस है, जैसे बॉल होती है ना भाई, दीवार, ये बॉल है। ठीक, अब ये डेंसर सरफेस है। ठीक, अब यहाँ से लाइट बीम आ रही है। जब लाइट बीम डेंसर सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखिए, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज कितना चेंज हो गया, पाई। यहाँ देखो, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फेज कितना चेंज हो गया, पाई, एंड पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2। ये थिन फिल्म है, ऊपर रेयर मीडियम है, और ये फिल्म जो है वो डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट डेंसर सरफेस पर देखिए इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो रे 1 जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कितना फेज प्रोड्यूस कर रही है, पाई, एंड पाथ डिफरेंस कितना प्रोड्यूस कर रही है, λ/2। ठीक है, अब
जब ये रे इंसिडेंट होगी ऑन अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, फिल्म ट्रांसपेरेंट होती है, तो अपर सरफेस ऑफ द फिल्म पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली ट्रांसमिटेड। तो ये जो रे है वन, ये पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई और ये जो रे है ये पार्शली रिफ्लेक्टेड हो गई। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से पार्शली ट्रांसमिटेड हो गई और यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्टेड हो गई। देखिए यहाँ से पार्शली ट्रांसमिटेड और यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे अपर सरफेस ऑफ द फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से क्या होगी, पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली रिफ्लेक्टेड। जरा रे 2 देखो, एक्चुअल में जो रे 2 है वो इस वाली सरफेस से, जो नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। अब आप ये जो है ये फिल्म है और नीचे एयर है, तो जो बाउंड्री है वो एयर है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। और आपने पढ़ाया था जब कोई लाइट रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज चेंज जो होता है वो 0 एंड पाथ डिफरेंस जो होता है वो भी 0 होता है। इसलिए रे 2 में कोई फेज चेंज नहीं होगा क्योंकि रे 2 रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि रे 1 डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए इसमें फेज चेंज जो होगा वो पाई एंड पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2। ठीक है, अब आता है सेकंड बेसिक पॉइंट इन ऑप्टिकल पाथ। अब सेकंड बेसिक पॉइंट देखो, ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, उसकी थिकनेस जो है वो t है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास म्यू है। अब एक गिलास से लाइट रे पास हो रही है तो उस रे का ऑप्टिकल पाथ कितना होगा। ऑप्टिकल पाथ का मतलब होता है ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल वाई लाइट बीम इज इक्वल टू म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मटेरियल। जो भी आपने मटेरियल लिया, क्या वो गिलास हो तो गिलास से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द लाइट। उस गिलास के अंदर जो एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट है वो पाथ इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट बीम ऑफ। ठीक है, थिन फिल्म आर 2 टाइप्स। थिन फिल्म जो होती है वो 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 थिन फिल्म विच हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, यानी कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस की थिन फिल्म होती है। तो दूसरी है थिन फिल्म विच हैव नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म, जिसे हम वेज शेप फिल्म बोलते हैं। कौन सी? वेज शेप फिल्म। ठीक, वेरिएबल थिकनेस की फिल्म होती है। तो थिन फिल्म हैव 2 टाइप। नंबर 1 यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म और नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म। ठीक है, हमारे सिलेबस में दोनों टाइप की फिल्म है, यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म एंड नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म। ठीक, सबसे पहले हम ले रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट। यानी कि हम इंटरफेरेंस पैटर्न लेंगे ड्यू टू ए थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। सबसे पहले मैं जो इंटरफेरेंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। देखिए ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, म्यू कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म और टी थिकनेस ऑफ द फिल्म। ठीक है, ये ऊपर एयर है, ये फिल्म है और ये एयर है। फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, इसलिए फिल्म डेंसर है और एयर रेयर मीडियम है। ठीक, अब आप देखिए ये एस ए, ये इंसिडेंट लाइट। तो एस ए इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट अपर सरफेस ऑफ द फिल्म। तो ये एस ए है, ये इंसिडेंट लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है अपर सरफेस ऑफ द फिल्म। ठीक है, जब अपर सरफेस ऑफ द फिल्म के पॉइंट ए पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से देखिए पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड। जो पार्शली रिफ्लेक्ट लाइट है वो AR1 डायरेक्शन में है और जो पार्शली रिफ्लेक्टेड लाइट है वो AB डायरेक्शन में है। अब ये जो पार्शली रिफ्लेक्टेड रे है ये बॉटम सरफेस ऑफ द फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से पार्शली ट्रांसमिटेड हो गई
और यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई। और ये पार्शली रिफ्लेक्ट रे अपर सरफेस ऑफ द फिल्म के पॉइंट सी पर इंसिडेंट हो रही है। यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्टेड हो गई। तो AR1 और CR1 दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम है। BT1, ठीक है, ये हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट रे सिस्टम, यानी कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट सिस्टम से मैं इंटरफेरेंस पैटर्न डिफाइन करना चाहता हूँ इन थिन फिल्म। तो मुझे लगता है ये डायग्राम आपका क्लियर हो गया। अब जरा एंगल देखें, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपकी जब ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल R है तो ये भी एंगल R हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये समझो AR1 और ये CR2 ये टू रिफ्लेक्टेड रे हैं जो कि पैरेलल हैं। ये आगे जाके सुपर इम्पोज होंगी। जब सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट होगा और इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट से हमको फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि AR1 और CR2 ये D2 रिफ्लेक्टेड रे which are superimposed and produce of the interference of the light। ठीक, अब देखिए, let us consider a transparent thin film of uniform thickness T and refractive index mu as shown in figure। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया था। SA is the incident ray on thin film। ऐसे इंसिडेंट रे है जो कि थिन फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ए पार्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट अलोंग AR1, जो लाइट फिल्म के अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुई उसकी डायरेक्शन क्या है AR1, एंड ट्रांसमिटेड रे अलोंग AB, जो रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने कहा था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम ट्रांसमिटेड रे भी बोल सकते हैं, जो कि कौन सी डायरेक्शन में AB। देखो डायग्राम में, ये देखिए दोस्तों, ये देखो, ये AR1 ये रिफ्लेक्ट रे है और AB ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, AB रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म अलोंग BC। अब देखिए, लोअर सरफेस पर इंसिडेंट होगी B पॉइंट पर, तो यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट और पार्शली ट्रांसमिटेड, एंड CR2 इज द ट्रांसमिटेड रे। तो ये CR2 जो है, देखिए यहाँ देखो, जब यहाँ अब लोअर सरफेस अभी फिल्म पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से पार्शली क्या हो गई, रिफ्लेक्ट और पार्शली ट्रांसमिटेड। अब ये पार्शली रिफ्लेक्ट रे अपर सरफेस अभी फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से पार्शली देखो, यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट और यहाँ से पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड, जिसको हम ट्रांसमिटेड रे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द इंटरफेरेंस टेक प्लेस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे AR1 एंड CR2। ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर CR2 को ट्रांसमिटेड रे है, लेकिन ये जो CR2 है वो AR1 के पैरेलल है, इसलिए मैं इनको कह सकता हूँ कि ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम है, नंबर 1। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो CR2 रे है ये पॉइंट B से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो एक्चुअल में CR2 रे रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि ये पॉइंट B से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो AR1 एंड CR2 दीज आर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये दोनों रे सुपर इम्पोज होकर इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी, जिससे कि हमें फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। ठीक है, तो वी गेट अभी फ्रिंजेस। दीज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द थिन फिल्म, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आता है पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम। अब मुझे ये दो रिफ्लेक्टेड रे हमने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, AR1 एंड CR2। ठीक, अब इन दोनों के बीच में मुझे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहले मैं इनका ऑप्टिकल पाथ मेजर करूंगा। सबसे पहले मैं ऑप्टिकल पाथ जो ले रहा हूं वो CR2 रे का ले रहा हूं।
Cr2 रे कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? पॉइंट बी से, यानी कि जब ये रे ए बी, ठीक है, ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे ए बी, ये फिल्म के अंदर है, जहाँ इंसिडेंट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ इंसिडेंट होगी, यहाँ से पार्सली रिफ्लेक्टेड एंड पार्सली ट्रांसमिटेड। तो Cr2 जो रे है, एक्चुअल में Cr2 रे कहाँ से आ रही है? फिल्म से आ रही है, यानी कि इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो फिल्म में से होगा, ठीक है। तो पहले तो एक्चुअल पाथ निकाल लें। अगर एक्चुअल पाथ मेजर करने के बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्टिकल पाथ मेजर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक्चुअल पाथ कैलकुलेट कर लें। द एक्चुअल पाथ डिफरेंस बिटवीन AR1 एंड Cr2। तो AR1 एंड पहले Cr2 देखो, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस जो होती है वो नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमें डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। इसलिए मैं सबसे पहले ऑप्टिकल पाथ जो है Cr2 ले रहा हूँ, क्योंकि सी डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा? पहले रे ए से बी गई, फिर बी से सी, तब जाके हमको Cr2 रे प्राप्त हुई। यानी कि लाइट रे जो है पहले ए से बी, फिर बी से सी, तब जाके हमको Cr2 रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यानी हमने रिफ्लेक्टेड रे Cr2 रिसीव की, प्राप्त की, ठीक। तो इसका एक्चुअल पाथ कितना होगा Cr2 रे का? देखो तो ए से बी ए बी प्लस बी सी इन फिल्म। अब जो AR1 है ये तो कहाँ जा रही है? गो टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये पैरेलल है तो कहाँ जाएगी? इनफाइनाइट। लेकिन मुझे AR1 का वो एक्चुअल पाथ बताना है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन AR1 रे। तो मैंने क्या किया? पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AR1 रे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि एंड पॉइंट पर है। किस पर है? एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ठीक। तो एक्चुअल पाथ ऑफ रे AR1 इन एयर कितना होगा? AN। कितना होगा? AN। तो आपको पास एक्चुअल पाथ आ गया Cr2 रे का इन फिल्म में, और एक्चुअल पाथ आ गया AR1 का इन एयर में, ठीक है। अब हमको निकालना है ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू को मल्टीप्लाई किया, म्यू ए बी प्लस बी सी, तो ये आ गया ऑप्टिकल पाथ ऑफ बी Cr2 रे माइनस म्यू, ठीक है, इंटू AN। लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू 1 लिख दी, तो ये हो गया माइनस AN एयर, ठीक है। यहाँ म्यू ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसकी वैल्यू इन एयर 1 होती है, ठीक। नाउ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, और AN फाइंड आउट करना है, और ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो बी गेट और बी पाथ डिफरेंस ऑफ बी टू रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम AR1 एंड Cr2, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैं एक राइट ट्रायंगल ABM, तो मैं ले रहा हूँ राइट ट्रायंगल फ्रॉम ABM, तो ABM, ठीक। तो मुझे cos R निकालना है। तो देखिए एक चीज और देखो, AB और BC ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है? ठीक है, ये AB और BC इक्वल हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है cos R। cos R बराबर हो गया, आप जानते हैं cos इजिकल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos R इजिकल टू BM बाई AB। तो देखिए एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये BM हो गया बेस और AB हो गया हाइपोटेन्यूज, तो AB इजिकल टू BM बाई cos R, ठीक। BM जो है वो इक्वल है थिकनेस ऑफ बी फिल्म, इसलिए BM की जगह हम T को रिप्लेस कर देंगे, तो AB इजिकल टू आ गया T बाई cos R, ठीक। कोई डाउट? अब राइट ट्रायंगल फ्रॉम BMC, अब BMC ले लो, ठीक है, यहाँ से भी cos R निकाल लो। cos R इजिकल टू BM बाई BC, वही cos का हमने कंसेप्ट लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC इजिकल टू कितना? BC फाइंड आउट करना है, तो BC इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास BM बाई cos R। कितना आ जाएगा? BM बाई cos R, ठीक है। और BM किसके इक्वल है? थिकनेस ऑफ बी फिल्म, तो BC इजिकल टू आ गया T बाई cos R, ठीक। अब राइट ट्रायंगल फ्रॉम ACN, ACN ये N है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन I, तो देखो साइन I कैसे निकाला?
ध्यान से देखना। साइन आई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया ए एन बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया ए सी। तो साइन आई इज इक्वल टू हो गया ए एन बाई ए सी, ठीक। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन आई, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी साइन आई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम में जो ए सी है, ये ए सी ये इक्वल होगी ए एम प्लस एम सी। तो मैंने ए सी को लिखा ए सी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम सी, ठीक। अब आपको ए एम की वैल्यू निकालनी है और एम सी की वैल्यू निकालनी। तो ऐसा करें, पहले ये वैल्यू उसमें पुट कर दो। तो ये वैल्यू इक्वेशन 7 को पुट कर दो इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 ये रहा। तो ए एम बराबर ए सी तो है, ए सी कितना है, ए एम प्लस एम सी। तो ए सी को रिप्लेस कर दो ए एम प्लस एम सी साइन आई, ठीक। अब आपको क्या क्या चाहिए, ए एम की वैल्यू चाहिए और एम सी की वैल्यू चाहिए। अब ए एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लेंगे राइट ट्रायंगल फ्रॉम, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल फ्रॉम ए बी एन, कौन सा, ए बी एन। तो देखो ए बी एन से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए एम फाइंड आउट करना है। यानी कि जो आपको फाइंड आउट करना है और जो गिवन इट है उनके बीच में ही रिलेशन लेना है, यानी रिलेशन बिटवीन गिवन इट एंड फाइंड आउट, ठीक। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए एम, ठीक है, और गिवन इट क्या है, बी एम। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, tan, इसलिए हम tan लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से tan r बराबर कितना होगा, ए एम बाई बी एम। तो ए एम बाई बी एम इज इक्वल टू tan r। तो ए एम इज इक्वल टू आ गया बी एम tan r, और बी एम किसके बराबर, t। तो ए एम बराबर आ गया t tan r, ठीक। अब एम सी निकालना है, तो आप लेंगे राइट ट्रायंगल फ्रॉम बी एम सी। देखो बी एम सी, ठीक है, बी एम सी। अब बी एम सी से आप वही रिलेशन मैंने कहा जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन इट है उनके बीच में रिलेशन लेना है। फाइंड आउट क्या करना है, देखो आप परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है इन फ्रंट ऑफ द एंगल वो परपेंडिकुलर। तो ये हमारा एम सी परपेंडिकुलर और गिवन इट क्या है, बी एम। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है tan, तो यहाँ भी tan लेंगे। tan r इज इक्वल टू हो गया एम सी बाई बी एम, ठीक है, क्या हो गया, एम सी बाई बी एम। तो एम सी इज इक्वल टू हो गया बी एम tan r, और बी एम किसके इक्वल है, टी के। तो एम सी इज इक्वल टू टी कैन आर, ठीक है। हमारे पास एम सी की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए एम की वैल्यू आ गई। तो ए एम की वैल्यू आई टी tan r, जिसको मैंने इक्वेशन 9 से रिप्रेजेंट किया है। एम सी की वैल्यू आई टी tan r, जिसको मैंने इक्वेशन 10 से रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन 9 और 10 को पुट कर दो इन इक्वेशन 8 में, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 8 में रख दिया, तो ए एन बराबर आ गया 2t tan r sin i, ठीक। कितना आया, 2t tan r sin i, ठीक। अब आपके पास देखो किस किस की वैल्यू आ गई, आपके पास बी सी की वैल्यू आ गई बी एम कॉस आर, ठीक है। आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई टी बाई कॉस आर, और आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ए एन की 2t tan r sin i। अब ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो, जहां आपने ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम लिया था। मैं एक बार इक्वेशन 1 बता देता हूं, वो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही, म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एन। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, बी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, और ए एन की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो म्यू कॉमन ले लो, टी बाई कॉस आर प्लस टी बाई कॉस आर माइनस ए एन कितना है, 2t tan r sin i, ठीक है। तो उसे सॉल्व कीजिए, ट्वाइस म्यू टी बाई कॉस आर माइनस 2t tan r sin i। क्योंकि यहाँ स्नेल लॉ हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है, यानी मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ स्नेल लॉ हम काम में लेंगे। स्नेल लॉ डिफाइन करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो साइन आई इज इक्वल टू हो गया म्यू साइन आर, ठीक है। अब इक्वेशन 14 की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन 12, तो साइन आई को रिप्लेस कर देंगे म्यू साइन आर, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस म्यू टी कॉस आर माइनस 2t
tan r को लिख लो sin r बाई cos r, और sin i को रिप्लेस कर लो म्यू sin r। ठीक है दोस्तों, अब ट्वाइस म्यू t बाई cos r, तो हमारे पास देखिए यहाँ देखो sin इसका ये हो जाएगा sin स्क्वायर r। ठीक है ना, तो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है ट्वाइस म्यू t बाई cos r, तो अंदर हमारे पास रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर r। हम एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर r प्लस कॉस स्क्वायर r इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर r, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर r को रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर r। ठीक है, तो इक्वेशन 16 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 15 में, तो पार्ट डिफरेंट जो आएगा वो आ जाएगा ट्वाइस म्यू टी कॉस r कॉस स्क्वायर r, तो एक कॉस r से एक कॉस r कैंसिल, तो पार्ट डिफरेंट बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस r। ठीक, अब यहाँ हम टोटल पार्ट डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ स्टोक जो प्रिंसिपल है वो हम अप्लाई करेंगे। जरा डायग्राम देखें आप, हमने स्टोक प्रिंसिपल कैसे लगा रहे हैं। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, जो AR1 और CR2 रे देखिए, अब ये इन दोनों रे में से कौन सी रे एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस या एडिशनल फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है? इसको हम समझा सकते हैं स्टोक प्रिंसिपल। किसे? स्टोक प्रिंसिपल से कौन सी रे एडिशनल पाथ डिफरेंस और एडिशनल फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रही है। जरा ध्यान से देखो, AR1 जो रे है वो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि नीचे फिल्म है सरफेस, और जो CR2 है ये पॉइंट B से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और B के नीचे सरफेस है रेयर। ठीक है, रेयर मतलब एयर है, और एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो CR2 जो रे है, ये जो CR2 रे है ये रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए CR2 रे एडिशनल पार्ट डिफरेंस एडिशनल फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन AR1 जो रे है वो डेंसर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए ये एडिशनल पार्ट डिफरेंस λ/2 और एडिशनल फेज डिफरेंस पाई प्रोड्यूस करती है। But according to Stokes principle, the light ray AR1 undergoing additional path change of λ/2. Therefore, total path difference between AR1 and CR2 is equal twice mu t cos r plus minus λ/2. अब इसमें λ/2 ऐड कर लो तो अभी पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ऐड करते हैं तो ये होगा 2 म्यू टी कॉस r प्लस λ/2। अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो ट्वाइस म्यू टी कॉस r माइनस λ/2। क्या आप λ/2 ऐड करो या λ/2 सबट्रैक्ट करो, पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक, वी गेट ब्राइट फ्रिंजेस व्हेन द पार्ट डिफरेंस ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे इज n लैम्डा, यानी दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर सेम फेज में सुपर इम्पोज होती हैं तब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो दैट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंडीशन किसके लिए है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इससे पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से ये लिंक वहाँ देख सकते हैं। तो वी गेट ब्राइट फ्रिंजेस व्हेन पार्ट डिफरेंस इज n लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस कितना है दोनों रिफ्लेक्टेड रे का? ट्वाइस म्यू टी कॉस r प्लस माइनस λ/2 किसके इक्वल होगा? n लैम्डा। तो λ/2 इधर ले जाओ, तो ट्वाइस म्यू टी कॉस r इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 λ/2। अगर प्लस λ/2 हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 2n माइनस 1 λ/2। अगर माइनस λ/2 यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 λ/2। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि प्लस λ/2 या माइनस λ/2 आप ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, कंडीशन फॉर डार्क बैंड आइदर डार्क फ्रिंजेस। ठीक, तो वी गेट डार्क फ्रिंजेस व्हेन द पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 λ/2, यानी दी टू रिफ्लेक्टेड रे आर सुपर इम्पोज इन अपोजिट फेज। जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होंगी
तो वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम, ठीक है। तो इसका मतलब बी गेट और बी डार्क फ्रिंजेस। तो पाथ डिफरेंस हमको इक्वल करना है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे सिस्टम 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं लैम्डा बाई 2 इधर ले जाऊं तो ट्वाइस म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक।